देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ये होमवर्क में दिया था उसको चेक करा रहे हैं। ठीक है, 5 किलो का एक मास रखा हुआ है रफ सरफेस पे, 5 किलो का, और उसको 50 न्यूटन से पुश कर रहे हैं। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, चलो पहले ऐसे करके एक रफ सरफेस बनाओ। ये क्या बना दिया मैंने, एक रफ सरफेस। इस पे एक मास रखा हुआ है कितने किलो का, 5 किलो का। सही है। अब इसको पुश कर रहे हैं, तो पुश ऐसे ही तो करेंगे इधर से। ये है पुशिंग फोर्स, और ये कितने की है बताओ, 50 न्यूटन की। अब ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर लग रही है, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको। ये ग्राउंड के जो पैरेलल लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो ये कितना एंगल है, 60। तो 60 डिग्री पर हम इस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस मास पे। तो अब बताओ 50 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ये चलेगा आगे की तरफ, चलेगा ही। तो कह रहे हैं बताइए कितने एक्सलेरेशन से ये आगे की तरफ चलेगा, ये बताना है। सही है। अब मैं सारी फोर्सेस बना देता हूं इस पे कौन कौन सी लग रही है मास पे। देखो ये तो एक दिख रही है तुम्हें 50। अब जब ये चलने लगेगा तो पीछे की तरफ कौन सी लगेगी बताओ, फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम, एफ के। एक फोर्स तो ये लगेगी जब ये चलेगा तो एफ के लगेगी। अब बताओ इसका कुछ मास है तो नीचे की तरफ क्या लगेगी, एम जी फोर्स लगेगी, ग्रेविटी की वजह से। अब नीचे एम जी लग रही है तो ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन आर। ये भी तो फोर्सेस लगेंगी ना इस पे। तो टोटल कितनी फोर्स हो गई हमारे पास, चार। एक 60 डिग्री पे फोर्स है, एक फ्रिक्शन इधर है, ऊपर आर है, और नीचे एम जी है। सही है। मैंने बताया था जब भी एक्सेलरेशन निकालना हो न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा, एफ बराबर एम ए। तो लगाते हैं यहाँ पे, देखो जरा इधर लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू, अगर डायग्राम ऐसे बनाया तो ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन कौन सा लॉ, सेकंड लॉ। क्या फॉर्मूला होता है सेकंड लॉ का, न्यूटन का। हाँ बहुत सही। नेट फोर्स जितना भी लग रहा है पार्टिकल पे, एफ नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, यही है, यही सेकंड लॉ। अब नेट फोर्स कैसे निकालते हैं इसको समझना है। नेट फोर्स का, अब बताओ आर से एम जी तो कैंसिल हो रहा होगा, बात कर रहे हैं आगे की फोर्स और पीछे की फोर्स की। तो आगे इसमें फोर्स लग तो रही है, ये वाली लग रही है आगे की तरफ ही तो लग रही है ये, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि सीधे कैसे, सीधी वाली फोर्स कौन सी है। तो मैंने यहाँ पे क्या कल क्या किया था, उसमें जब ऐसे लग रही थी फोर्स तो उसके दो कंपोनेंट करे थे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसमें इधर लग रही है फोर्स तो इधर से कर लो कंपोनेंट। अरे बात समझ में आ रही है। तो बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना होगा इसका, इधर वाला। हाँ, अगर ये एफ है तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये एफ कॉस 60। ये एफ कॉस 60 तो आगे की तरफ लेके जा रहा है इसको, ये तो लेके जा रहा है आगे की तरफ एफ कॉस 60। ठीक है। और इसका ऐसे वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये एफ साइन 60। बताया था ना ये, कि कोई भी वेक्टर जब किसी एंगल पे होगा, जैसे ये ए वेक्टर है मान लेते हैं, ये थीटा एंगल पे है, तो इसका नीचे वाला कंपोनेंट क्या आता है, कॉस, और सीधे वाला क्या आता है, साइन। ये कंपोनेंट मैंने समझा दिए हैं, है ना। तो जिधर एंगल होगा उधर क्या आएगा, कॉस, और जिधर एंगल नहीं होगा उधर क्या आएगा, साइन। मतलब एफ कॉस 60 से ये आगे जा रहा है, और एफ साइन 60 जो कि हम ऊपर से इस पे लगा रहे हैं। अब मुझे बताओ, ऊपर से इस पे लगा रहे हो, दैट इज एम जी भी तो इधर ही है नीचे की तरफ, और आप भी नीचे ही लगा रहे हो, तो इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं नीचे की तरफ, एफ साइन 60। बात वही है भाई, फोर्स को ऐसे दिखाओ बना के या नीचे से दिखा दो ऐसी, मतलब ये दोनों सेम ही तो डायरेक्शन में है, एम जी और एफ साइन 60। और आगे कौन है, एफ कॉस 60। एफ कितना है, 50, और पीछे कौन है, एफ के। ठीक है। तो बताओ नेट फोर्स इस पे कितनी हो गई, अब एक आगे वाली और एक पीछे वाली, तो ज्यादा कौन होगी, ये या ये, एफ के ज्यादा है या एफ कॉस 60 ज्यादा है, एफ कॉस 60 ज्यादा है क्योंकि ये आगे जा रहा है। ठीक है। तो बताओ एफ कॉस 60 माइनस क्या कर दूं, एफ के बराबर एम ए। ये बना दी क्वेश्चन मैंने। एफ की वैल्यू कितनी है, 50। हाँ भाई, कॉस 60 कितना होता है, 1/2। 3/2 तो वैल्यू ही नहीं होती है कोई, माइनस एफ के तो पता ही नहीं, एम कितना है,
5 और ए तो निकालना ही है। सही है। बताओ 2 से ये कटा कितना आया? तो 25 माइनस एफ के इक्वल टू 5a। अगर मुझे एफ के पता हो तो यहां रख के ए की वैल्यू आ जाएगी, खत्म। तो अब मेरा टारगेट क्या है? एफ के निकालना। इसको क्या मान लेता हूं मैं? इक्वेशन नंबर 1। अब मैं एफ के निकालूंगा अलग, और एफ के की वैल्यू यहां रखूंगा, इसी क्वेश्चन में वापस आऊंगा और फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब बताइए एफ के कैसे निकालते हैं? एफ के कैसे निकालते हैं? एफ के इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था? म्यू के इंटू आर। म्यू के क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है? 0.2। आर पता है क्या? आर कैसे निकालते थे? आर बराबर mg। लेकिन यहां देखो आर क्या mg के बराबर है? क्या mg के साथ में अब एक और फोर्स नहीं आ गई नीचे? तो आर इन दोनों फोर्स के बराबर है। अब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि ना तो मास ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी ऊपर नीचे की फोर्स तो बैलेंस है। तो मैं इस बार कहूंगा आर केवल mg के बराबर नहीं है, आर mg प्लस एफ साइन 60 के बराबर। तो आर अगर निकालना है आपको तो कैसे निकालोगे? आर इक्वल टू mg तो होगा ही होगा, प्लस एफ साइन 60। ऐसे निकाला आर आपने भी, ऐसे निकाला आर। वैल्यू रखो। एम कितना है? 5। जी कितना है? 10। एफ कितना है? 50। साइन 60 कितना होता है? सही है। 2 से 1 कट गया कितनी बार? ये कितना आ गया भैया? 50 प्लस 25 √3। √3 की वैल्यू लिख दूं क्या? ये तो ऐड तो हो नहीं सकता, √3 की वैल्यू रख देते हैं। तो 25 इंटू 1.73 कितना आया? इंटू करके बताओ। 50 प्लस इंटू करके कितना आया? हाँ भाई पंडित जी, लास्ट ही है, और कहाँ है ये? अरे तुमने रखी है यहाँ पे। इंटू करके क्या आया? पॉइंट क्यों हटाया है? आंसर तो फिर से पॉइंट में ही आएगा। फ्रैक्शन में आ गया आंसर, फिर फ्रैक्शन में क्यों लेके आई हो आंसर? पॉइंट में लाती ना। अरे यार 25 या 75 का 5, हाँ चल के 7। 25 सत्ते 175, और 175 और 7 182 का 2 हासिल लगे 18। 25 ना 25 और 18 43। 43 यही तो है, यही तो है लिली। यही है ना पक्का? डन। तुमने दुहेरी गुणा करी होगी, हमने एक इकहरी करी है। अब बताओ इनको ऐड करके कितना आया? 93.25। ये आ गया भैया आर। सही है। अब एफ के निकाल लोगे? आर आर आ गया तो एफ के क्या होगा बताओ? म्यू के इंटू, म्यू के कितना है? इंटू आर कितना है? मल्टीप्लाई करो जल्दी। क्या आया? 0 2 से कर दो। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। 2 नंबर यहाँ है, एक यहाँ, 3 के बाद पॉइंट यहाँ आएगा ना। एफ के कितना आया? 18.65 आ गया एफ के। बस एफ के जब आ गया आपका तो इक्वेशन 1 पे लौटाओ और यहाँ एफ के की वैल्यू रख दो। कितना आया बताओ? अभी आया का आंसर? 25 माइनस एफ के बराबर 5a। यही तो है। 25 माइनस एफ के कितना है? 18.65 बराबर 5a। घटाइए कितना आया? 25 में से अगर 18.65 घटाओगे, जोड़ घटा भी मुझसे करा, मुझसे करा रहे हो हैं। 6.35 ये आया। अब 5 से डिवाइड कर दो, तो 6.35 डिवाइडेड बाय 5, काट दो जरा 5 से। 5 बन जा 5, 1 इधर गया। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। तो ए आया 1.27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही है। क्यों? 3.5 नहीं आ रहा। किसका किसका ये है? तुम गलती पता चल गई कहाँ करी है तुम्हारी पंडित जी? गलत कर दिया, गलत कर दिया। ना ना, गलत ही बोलते हैं उसे। आंस, आंसर ये आया ये नहीं आया, ये बताओ। बस तो गलत है, काट दो उसे। और क्या गलत? गलत तो गलत है, मतलब बस ग्रंथ का सही गया, बाकी सबका गलत है।
चलो दोबारा कर लो जल्दी फटाफट। इधर देखो, इधर ये 10 किलो का मास है, इसको इधर से खींच रहे हैं हम, 20 न्यूटन फोर्स है। क्वेश्चन समझ लो पहले, नोट मत करो। और इधर से पुश कर रहे हैं, 1 सेकंड से खींच रहे हैं, 1 सेकंड से पुश कर रहे हैं। और ये है आपकी 10 न्यूटन फोर्स। तो इधर से 20 न्यूटन से पुल कर रहे हैं और 10 न्यूटन से पुश कर रहे हैं, और ये जो एंगल है इसका वो है 30 डिग्री, और ये जो एंगल है इसका वो है 60 डिग्री, 30-60। ठीक है। तो कह रहे हैं कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, इसका म्यू के दिया हुआ है, इसका म्यू के दिया हुआ है 0.1। तो कह रहे हैं कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। बहुत आसान है, जैसे अभी दो मैंने करा दिया ना तुम्हें भाई, पहले मैंने खाली पुल वाला कराया, फिर मैंने खाली पुश वाला कराया, आप दोनों आ गए पुश पुल, है ना? तो बस कर दो, करो जल्दी फटाफट। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, ठीक है, और इसका आंसर जब मैच हो जाए तो करते रहना जब तक। ये कैसे होगा देखो, समझ लो। ये मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। F1 cos 30 इधर आ जाएगा, और F1 sin 30 नीचे आ जाएगा mg के साथ, है ना? और नीचे कौन है? mg है। ऊपर बताओ कौन होगा? r। इसका F2 cos 60 इधर आएगा, और F2 sin 60 कहां चला जाएगा? ऊपर। सही है। तो एफ नेट में ये दोनों ऐड करके एफ के से माइनस करना है। एफ नेट बराबर एम ए लगाओगे ना, एफ नेट में क्या करोगे? F2 cos 60 प्लस F1 cos 30 बराबर एम ए। यहां से बन जाएगी इक्वेशन, वैल्यू रख के। फिर दूसरी इक्वेशन बनाओगे, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स है। अच्छा, माइनस एफ के रह गया, माइनस एफ के बराबर। सही है। तो ये बन गई इक्वेशन, यहां से इक्वेशन बन जाएगी वैल्यू रख के। फिर लगाओ ये अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बराबर, देखो आर प्लस F2 sin 60 बराबर किसके? mg प्लस F1 sin 30। यहां से निकालना r, ये आ जाएगा r। r आ जाएगा तो f के निकालना फिर म्यू के इंटू आर से, ये आ गया f के। f के की वैल्यू को उठा के यहां रख देना, ये आ गया m, ओ सॉरी a। बस। सही है। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो तुम्हें करना है अपने आप। सही है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। इधर देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कह रहे हैं? ये एंगल है, मतलब थीटा है। अब इसको कैसे निकालना और कहाँ का है ये एंगल, वो देख लो। जैसे ये हमारा सरफेस है, सही है, इस पे रखा है कोई मास m। ये कोई m मास रखा है, कितने भी किलो का रख सकते हैं, 5 किलो 10 किलो। अब बताओ, जब मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, छोटा सा फोर्स लगाता हूं, तो क्या? अच्छा एक बात बताओ, अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा, अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो नीचे क्या लग रहा होगा इस पे? ऊपर क्या लग रहा होगा इस पे? इसको P बोलता हूं ना मैं अभी, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा अभी। तो R को क्या बोलते हैं हम? P बोलते हैं। अभी ये इक्विलिब्रियम में पूरा रुका हुआ है, ना छोटा फोर्स लग रहा, ना बड़ा फोर्स लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। अब अगर मैं इस पे छोटा सा फोर्स लगा दूं, तो देखो जरा इधर, अगर अगर मैं इस मास पर हल्का सा एक वेरी स्मॉल क्या लगा दूं? फोर्स। वेरी वेरी स्मॉल फोर्स है ये, इससे चलेगा नहीं ये, है ना? लेकिन कुछ इन दोनों फोर्स में अंतर आ जाएगा। अब क्या होगा देखो, नीचे क्या लग रहा लगेगा अभी भी mg, लेकिन ये जो p था जो सीधे था बिल्कुल, ये अब थोड़ा सा क्या हो जाएगा? एंगल पे आ जाएगा, p ऐसे आ जाएगा। ठीक है। यानी ये अब हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाएगा, वर्टिकल से भी कुछ एंगल बनाएगा। भाई पी ऐसे था ना, तो जैसे ही थोड़ा सा फोर्स लगाया, पी कैसा हो जाएगा? ऐसा। मास नहीं चलेगा अभी भी। और इस पी की वजह से ही, इस पी के अब हम क्या कर सकते हैं? कंपोनेंट। अब मुझे बताओ, अब पी इधर ले लिया आपने, तो इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा? ऐसे ऊपर। इसको बोलूंगा अब मैं क्या? आर। ये है आर, नॉर्मल वेरिएशन। ठीक है। और इधर वाला जो कंपोनेंट इसका आता है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन, एफ के या एफ एस। अभी रुका हुआ है ना, तो एफ एस कह दो। अरे समझ गए? तो इस P के दो कंपोनेंट करे हमने, एक आया R, उसको कहा नॉर्मल रिएक्शन, और एक आया फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहां से आता है, समझ में आई बात? ये जो नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्स होती है ऊपर वाली,
यही दो कंपोनेंट देती है, एक नॉर्मल रिएक्शन देती है फोर्स लगाने पे, और एक क्या देती है, फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन तभी तो आता है जब फोर्स लगाते हैं, जब फोर्स लगाते हैं तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो थोड़ा सा एंगल पे आती है, और एंगल के दो कंपोनेंट, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा फ्रिक्शन आता है फोर्स लगाने से। जब फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं है। बात समझ में आ गई? यहाँ कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ना स्टैटिक ना लिमिटिंग ना काइनेटिक, यहाँ जीरो है फ्रिक्शन। यहाँ आ गया स्टैटिक क्योंकि आपने फोर्स लगाई। सही है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन देखो जरा आप, इस नॉर्मल रिएक्शन आर, और ये जो आपका है एंगल ये वाला, ये जितना एंगल पे घूमी है, इसी को क्या बोलते हैं हम, थीटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। तो यहां पे तो मैं तीन फोर्स, मतलब अगर mg को छोड़ दूं मैं एक मिनट के लिए, तो तीन फोर्स दिख रही होंगी, एक आर, एक पी और एक एफ है। इन तीनों को यहां बना रहा हूं मैं, जरा देखो जरा, ऊपर कौन है, आर, इधर कौन है, पी, और इधर नीचे कौन है, एफ एस। और थीटा किसको कह रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको, इसको है ना, नॉर्मल रिएक्शन से रिजल्टेंट फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन से रिजल्टेंट फोर्स जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या इसको छोटा सा इसमें एस भी लिख देते हैं नीचे, थीटा एस, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एस मतलब स्टैटिक, जैसे ये एफ एस है ऐसे ही वो थीटा एस। समझ गए? डेफिनेशन लिखो, फिर मैं इस एंगल को बताऊंगा कैसे निकालना है। पहले डेफिनेशन लिखो, लिखो। लिखो अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर, अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर, तथा तथा आर तथा परिणामी बल पी, परिणामी मतलब रिजल्टेंट, तथा परिणामी बल पी, पी ये जो पी लिखा हुआ है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर तथा परिणामी बल पी के बीच बनने वाले कोण को, के बीच बनने वाले कोण को घर्षण कोण थीटा एस कहते हैं, के बीच बनने वाले कोण को, के बीच बनने वाले कोण को घर्षण कोण थीटा एस कहते हैं, घर्षण कोण थीटा एस कहते हैं। देखो, द एंगल बिटवीन, सब बनाना है ये यहां तक, द एंगल बिटवीन, घर्षण कोण कहते हैं, घर्षण कोण थीटा एस कहते हैं, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स पी, रिजल्टेंट फोर्स पी, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स पी एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर, एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर, द एंगल बिटवीन, शुरू से बोल रहा हूं, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स पी, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स पी एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर, एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर is called, is called angle of friction, is called angle of friction, ब्रैकेट में लिख लेना थीटा एस, is called angle of friction, ब्रैकेट में लिख लो थीटा एस। अब मुझे कौन बताया, ये डायग्राम बनाओ पहले तीनों, जल्दी बनाओ। अब इधर देखो जरा, ये जो हमारे पास तीन फोर्स का हमने बनाया डायग्राम, एक आर है, यहाँ पे मास होगा इस पॉइंट पे, है ना, ये आर है, ये एफ एस है और ये पी है। अगर मैंने बताया था फोर्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल कहीं पे भी, तो अगर हम इस वाली जो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स है, इसको मैं यहां लगा दूं ऊपर, तो ये पूरा एक ट्रायंगल नहीं बन जाएगा? अरे बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो मैं ऐसे बना रहा हूं इसको, बताओ ये वाली साइड क्या होगी, आर, ये क्या बन जाएगा, एफ एस,
और ये क्या होगा, P, और ये एंगल क्या होगा, अरे ये बन गया, ये बनाओ जल्दी पहले। इधर देखो, अब तुम्हें क्या क्या पता होगा, इधर देखो इधर, तुम्हें ये नॉर्मल रिएक्शन पता होता है, आर बराबर एम जी से निकाल लेते हो, तो आर पता है, ठीक है, और तुम फ्रिक्शन फोर्स भी निकाल लेते हो, एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर से। जब आर पता चल जाएगा तो फ्रिक्शन भी पता चल जाएगा, म्यू अगर पता हो तो। अरे समझ गए, तो मुझे दो चीजें पता होती हैं, क्या क्या, आर और एफ एस, आर और एफ एस पता होता है। अब इधर देखो, इधर बोर्ड पे देखो सब, आर पता है, एफ एस पता है, तो ये आर इस ट्राइंगल का क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है। ये आर क्या है इसका, ये वाला एंगल 90 है ना, तो 90 के सामने तो कौन होता है, ये तो हाइपोटेन्यूस है, सही है। ये क्या है फिर बताओ, ये बेस है, क्योंकि थीटा के सामने कौन होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, चाहे कहीं भी हो। 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, चाहे कहीं भी हो, और जो बचता है वो बेस होता है। हाँ, एलएचएस क्या, अच्छा आधार कण लंब, तो ये कण होता है, 90 के सामने हमेशा कण होगा, थीटा के सामने हमेशा लंब होगा, और बचा हुआ आधार होगा, सही है। और कोई अलग भाषा में पूछना चाह रहा हो, उर्दू, फारसी, है ना, चलो इधर देखो, अब बताओ तुम्हें पता क्या क्या है, तुम्हें आर पता है पंडित जी, आर पता है, और क्या पता है, एफ एस पता है, पता चल जाएगा ना पता है तो आर और एफ एस पता है, मतलब बेस पता है, और निकालना क्या है, थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, साइन का लगाऊं, कॉस का लगाऊं, टेन का लगाऊं, जिससे मुझे थीटा पता चल जाए। साइन थीटा का फॉर्मूला लगाऊं क्या, साइन थीटा का क्या, अरे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे देखो ना, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बेस, ही होता है ना लाल बटे कक्का। ये पहला वाला साइन है, दूसरा वाला कॉस है, तीसरा वाला साइन है, कॉस है, और तो कौन सा लगाऊं, इन दोनों में तो हाइपोटेन्यूस आ रहा है, हाइपोटेन्यूस तो मुझे पता ही नहीं, मुझे क्या क्या पता है, और बेस, सही है। तो परपेंडिकुलर और बेस तीसरे वाले में है, यहाँ ये किसका फॉर्मूला होता है तीसरा वाला, सबको पता है या गर्दन हिला रहे हो बस, टेन का होता है, मैथ में पढ़ा होगा ना ये, साइन कॉस टेन के फॉर्मूले। तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दूं, टेन का, तो बताओ टेन थीटा एस है ना, अरे थीटा एस है तो थीटा एस क्या फॉर्मूला है, पी अपॉन, पी कहाँ है, एफ एस, तो देखो टेन थीटा एस बराबर एफ एस, और बी क्या है, बी, अरे सही है, तो टेन थीटा एस का एक फॉर्मूला तो ये आ गया आपके पास, फ्रिक्शन को आर से डिवाइड कर दो, अभी ये नोट नहीं करना है, इधर देखो जरा, फ्रिक्शन को आर से डिवाइड कर दो, अगर मैं फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगा दूं यहाँ पे फिर क्या होगा देखियो, तो टेन थीटा एस बराबर फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एस इंटू आर, इसका अपॉन में भी क्या है, तो आर से आर मर गया ना, तो टेन थीटा एस क्या आया, म्यू एस के बराबर होगा, सही है। मान लो म्यू एस की वैल्यू दे दी, सुन लो, म्यू एस की वैल्यू मान लो 1 है तुम्हारी, तो थीटा कितना होगा, म्यू एस की वैल्यू क्वेश्चन में 1 दी हुई है, तो थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, अगर मान लो म्यू एस की वैल्यू दे रखी है 1 और आपसे पूछा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो बताओ टेन थीटा एस बराबर किसके हो गया, 1 के, म्यू एस 1 है ना, और टेन में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो 1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, टेन 45। अब बताओ 10 से 10 कंपेयर कर लिया तो थीटा एस कितना आ गया, ऐसे निकालना है एंगल, कंपेयर करके, बात समझ में आ गई, जो भी वैल्यू दी होगी उसके अकॉर्डिंग कर लोगे तुम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखो, ये वाला भी याद रखो, और ये डायग्राम तो बनाओ, इसको नोट कर लो बस अब, नहीं बस यही फॉर्मूला है इसका। अब कल मैं इसके आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के, सही है, और फिर कल नया टॉपिक पढ़ेंगे दूसरा।